प्रिय विद्यार्थियों, प्रयोजनमूलक हिंदी की पूर्व कक्षाओं में आप देख चुके हैं प्रयुक्ति। प्रयुक्ति मनुष्य के सामाजिक जीवन में अलग-अलग जो उसके स्वरूप हैं, उसके आधार पर निर्धारित होती है। उसी के अंतर्गत एक संप्रत्यय आता है पारिभाषिक शब्दावली। ये पारिभाषिक शब्दावली है क्या? उसके क्या लक्षण हैं एवं उसकी क्या विशेषता है? उसकी ज़रूरत क्या है? यह कैसे बनता है? और हिंदी में विभिन्न पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हम कैसे करते हैं? आइए हम इसको देखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम कार्यालय में जो प्रयोग करते हैं या विभिन्न विभागों में जो प्रयोग करते हैं, उन सभी शब्दों के स्वरूप एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप जिन शब्दों का प्रयोग घर में करते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग आप बाजार में सामान खरीदते समय नहीं करते। या आप कॉलेज में पढ़ते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे बैंक में जाते समय या सिनेमा देखते जाते समय उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। अर्थात समाज में हर क्षेत्र की, हर विषय वस्तु की अपनी-अपनी एक भाषा है, अपना-अपना एक ढंग है। कहने को हम कह सकते हैं कि शब्दावली और कहने का ढंग, ये दो ऐसे प्रमुख तत्व हैं, उसके आधार पर भाषा का प्रयोग और भाषा की प्रयुक्ति बदल जाती है। आइए हम बात करते हैं पारिभाषिक शब्दावली है क्या? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य जिसके अंदर कोई परिभाषा हो। देखें, हम सबसे पहले हम रोजमर्रा के जीवन में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। सामान्य शब्द, अर्धपारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द का तात्पर्य, इस कोटि में वे शब्द आते हैं जिनका इस्तेमाल हम दिन प्रतिदिन के सामान्य व्यवहार में करते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम हैं, स्थानों के नाम हैं, संबंधों के नाम हैं। इनका संबंध मूलतः हमें जो दिखती वस्तु हैं, मूर्त वस्तु हैं, स्थितियां हैं या अवस्थाएं, उनसे होता है। जैसे किताब है, कलम है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आदि आदि। दूसरे शब्द होते हैं अर्धपारिभाषिक। अर्धपारिभाषिक को समझने से पूर्व पहले हम समझ लेते हैं पारिभाषिक। पारिभाषिक शब्द हैं क्या? पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जिसकी एक निश्चित परिभाषा होती है, जिसकी एक निश्चित सीमा बांध दी गई हो। अर्थात जैसे हम सभी लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी जिस अर्थ में रस का प्रयोग करता है, वह सामान्य जीवन का व्यक्ति है, उस रस का अर्थ किसी और अर्थ में लेता है। इसी प्रकार जैसे एक शब्द है आयकर। वाणिज्य और इनकम टैक्स का विद्यार्थी आयकर का अर्थ एक निश्चित अर्थ में लेता है। सामान्य अर्थ वाला व्यक्ति इस अर्थ में नहीं लेता है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जिसकी एक परिभाषा निश्चित है, उसका क्षेत्र निश्चित है और उसका प्रयोग भी निश्चित है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि साहित्य का विद्यार्थी रस से तात्पर्य जब बात करेगा तो उसके अंदर विभाव होंगे, अनुभाव होंगे, व्यभिचारी भाव होंगे, इन सब की बात होगी। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति वह रस की बात करेगा तो उस रस में हो सकता है वस्तुओं का रस हो, पदार्थों का रस हो, जैसे आम का रस है या मौसमी का रस है इत्यादि। लेकिन पारिभाषिक शब्द जब आएगा तब उसका निश्चित अर्थ होगा। इन्हीं पारिभाषिक शब्दों को जब आम जीवन में प्रयोग में लाया जाता है, जो सामान्य व्यक्ति इसका उपयोग करने लगना शुरू करता है, तब वे अर्ध पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं। जैसे साहित्य शब्द का अर्थ साहित्य का विद्यार्थी अच्छी तरह से जानता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बाजार में जाता है और कोई सामान खरीदता है तो वो उस बाजार में दुकान वाले से पूछता है, मुझे इसके संबंध में आप साहित्य बताइए, इसका लिटरेचर क्या है। इस साहित्य का मतलब गद्य, पद्य, कविता, नाटक से नहीं है। इस साहित्य का मतलब है उस विषय से संबंधित समस्त जानकारी जिसमें दी गई हो, वह होता है साहित्य। इस प्रकार हम प्रयोग की दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार के शब्द हैं: सामान्य शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्दों को भी हम परिभाषित करें तो वास्तव में पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ के द्योतक हो। अर्थात एक निश्चित उसका अर्थ होता है
उसकी एक सीमा होती है, उसकी परिभाषा या व्याख्या की जा सकती है। उसमें ज्ञान के क्षेत्र, शास्त्र, विषय और प्रसंग के अनुसार उसके नियत अर्थ या निश्चित अर्थ उसमें प्रकट होते हों, और भाषा व्यवहार वर्ग में उसकी अर्थ में स्थिर संप्रेषणीयता। स्थिर संप्रेषणीयता का तात्पर्य वह एक निश्चित अर्थ को ही बताएगा, उसमें कहीं भी अन्य अर्थ निकलने की संभावना नहीं रहेगी। यानी उस भाषा के प्रयोक्ताओं को वह उसी अर्थ में स्वीकार्य होगा। उसे हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं ज्ञान के अनेक अनेक विधाएं हैं, ज्ञान के अनेक अनेक शाखाएं, जैसे विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, साहित्य शास्त्र, कला, वाणिज्य, प्रशासन। इन सभी ज्ञान की विधाओं के अपने अपने शब्द अलग हैं, उनके पारिभाषिक शब्द अलग अलग हैं। आइए देखें पारिभाषिक शब्द जो होते हैं उसके लक्षण क्या है, उसकी विशेषता क्या है। पारिभाषिक शब्द की का पहला लक्षण विशेषता यह है नियतार्थ था, अर्थात इसका अर्थ नियत है, निश्चित अर्थ है। उसके अर्थ में कहीं भी दूसरे अर्थ आने की संभावना नहीं रहती है। उसी प्रकार दूसरी इसकी विशेषता होती है परस्पर अपवर्जिता अथवा अनन्यता, अर्थात पारिभाषिक शब्द का कोई भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में पानी को पानी, जल, नीर इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पारिभाषिक शब्द कोई बन जाता है उसके फिर पारिभाषिक शब्दों के पर्यायवाची प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। जैसे कोई राजकीय कर्मचारी है, उस राजकीय कर्मचारी के लिए कर्मचारी शब्द या कार्मिक शब्द है, तो कर्मचारी और कार्मिक शब्द ही प्रयोग में आएगा, उसका कोई दूसरा पर्यायवाची काम में नहीं आएगा। अगली विशेषता है स्पष्टता और असंदिग्धता, अर्थात पारिभाषिक शब्द अपने अर्थ में सुनिश्चित होगा और अपने आप में स्पष्ट होगा, जिसमें कहीं भी कोई शक या संदेह की गुंजाइश नहीं होती। अगली विशेषता है एक संकल्पना के लिए एक शब्द। पारिभाषिक शब्दों की सबसे बड़ी विशेषता होती है एक कंसेप्ट या एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द होंगे या उस एक शब्द से निकलने वाला एक ही अर्थ रहेगा, तभी वह अपने प्रयोग में सार्थक होगा। अगली विशेषता है भाषा की प्रकृति और उच्चारण पद्धति के अनुकूल हो, अर्थात हम जिस भी भाषा में पारिभाषिक शब्दों को बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं, उन शब्दों का जो स्तर है, उसकी जो प्रकृति है, उस भाषा के अनुकूल या अनुरूप होगी। जैसे हम देखते हैं हिंदी भाषा में जो शब्द चल पड़े हैं वो हिंदी भाषा के अनुकूल ढल गए। बहुत बार अनुकूल न होने पर समय और परिवेश के अनुसार वह अनुकूल हो जाते हैं। अगली विशेषता है उर्वरता। उर्वरता का तात्पर्य है उन शब्दों से बनने वाले और अधिक शब्द, अर्थात वह शब्द कितने नए शब्दों को बनाता है, उस शब्द में कितने आगे नए शब्द बनने की संभावना है, अर्थात उस संबंधित संकल्पना या विषय को प्रकट करने वाले कितने नए शब्द गढ़े जाते हैं। जैसे देखिए एक पारिभाषिक शब्द है विधि, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉ या जिसे बोलते हैं कानून। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय आदि जोड़कर कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे विधि से संविधि, संविधान, सांविधिक, प्रविधि आदि। किसी भी भाषा के पारिभाषिक शब्दों में जितनी उर्वरता ज्यादा बढ़ेगी वह भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। आइए देखें कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण और विकास की जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जीवन एकांगी नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में अपना घर, अपना परिवेश, अपना परिवार, उसका राजकीय कार्यालय, बाजार और जीवन के अनेक अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां उसका रोज आमना सामना होता है, और उन परिवेश में ज्ञान की अनेक अनेक विधाएं हैं। ज्ञान की अनेक अनेक विधाओं में उस विषय को स्पष्ट करने के लिए, उस विषय उसके संप्रत्य को स्पष्ट करने के लिए पारिभाषिक शब्दों का बनाया जाना बहुत जरूरी है। और इसी कारण चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, इतिहास का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में कहीं न कहीं पारिभाषिक शब्दावली की जरूरत पड़ती है। आज ये माना जाने लगा है कि अंग्रेजों के आने के बाद पारिभाषिक शब्दावली अधिकांश अंग्रेजी के माध्यम से आई है। यह किसी हद तक सही है,
पश्चिमी विज्ञान और सामाजिक विद्वानों के कारण बहुत से शब्द अंग्रेजी के कारण भी आए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदी में या भारत के परिवेश में यहाँ की पारिभाषिक शब्दावली बनी ही नहीं। हम देखते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान की अलग-अलग जो परंपराएं हैं, उनके सारे शब्द भारतीय परंपराओं और भारतीय भाषाओं से निकले हैं। चाहे वो भारतीय दर्शन हो, गणित हो, ज्योतिष, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, न्याय, मीमांसा, व्याकरण, नाट्यशास्त्र, संगीत, काव्य, शिल्प, ये वे विषय हैं जिनका चिंतन प्राचीन काल से हमारे यहाँ होता आया है। इन शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली को आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें संस्कृत की शब्दावली का सहारा लिया है, पाली का है, प्राकृत का है, अपभ्रंश का है। कहीं न कहीं भारतीय जनमानस और भारतीय जनपद में बोले जाने वाली भाषाओं के सहारे भी ये शब्द रचे गए हैं और गढ़े गए हैं। इसी प्रकार भारतीय ज्ञान विज्ञान के अलावा जितने भी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं जो कहीं न कहीं विदेशों से या पश्चिमी क्षेत्रों से आई हैं, वहाँ उन विषयों में पारिभाषिक शब्द में कहीं न कहीं अंग्रेजी का योगदान रहा है। भारत के परिवेश में हम देखते हैं, शिक्षा की व्यवस्था में वुड एजुकेशन डिस्पैच जिसे 1856 में लागू किया गया था, इसमें बताया गया था कि शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा में ही पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की उसमें बात की गई थी। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उस समय के भारत में भी कई ऐसी साहित्यिक और सामाजिक संस्थाएं थी जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, जिनमें सबसे अग्रणी है नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार इत्यादि अनेक संस्थाओं ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में शब्दावली का निर्माण हमारी आज़ादी के पहले से ही हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भी योजनाबद्ध ढंग से देखें तो यह 3 स्तरों पर प्रयास हुआ है। ये 3 प्रकार हैं, शैक्षिक और साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा, व्यक्ति विशेषों के द्वारा और भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा। शैक्षिक और साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा पारिभाषिक शब्दावली बनाने का जो प्रयास किया गया है, उनमें नागरी प्रचारणी सभा काशी, साहित्य सम्मेलन प्रयाग, बंगाल साहित्य परिषद, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय